हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे उसकी जो हमारी पेपर सोल्यूशन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का हम 7वां वीडियो लेकर है आपका इंग्लिश के पेपर का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो इंग्लिश का पेपर आया था उसमें एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कौन से सही आंसर है, क्या क्या हो सकता है, इन चीजों पर बात करेंगे। तो हमारा जो इंग्लिश का पेपर है, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 5 एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, 6 आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपके इसके बाद शॉर्ट टाइप में लघु उत्तरी के टाइप के 2 क्वेश्चन। 6 आपके वेरी शॉर्ट होते हैं और जो 7 होते हैं वो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ऑब्जेक्टिव में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। आपका पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। आपका पहला ऑप्शन है वर्ड पैटर्न, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 है लेटर पैटर्न। तो आपका जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न दोनों से रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2। इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि ही इज अ ग्रेट अफेक्शन ... मी। हमारे पास एक दे रखा है सेंटेंस, ही इज अ ग्रेट अफेक्शन ... या खाली स्थान है और फिर मी। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें ऑप्शन दे रखे, पहला दे रखा है टू, दूसरा दे रखा है फ्रॉम, तीसरा दे रखा है फॉर और चौथा दे रखा है विथ। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, अफेक्शन फॉर मी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है कि विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। क्या है? विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की द्वारा कौन से 2 प्राथमिक कौशलों का एक तरीके डेवलप किए जाते हैं, इसके बारे में बात की गई। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दूसरा है रीडिंग एंड राइटिंग, तीसरा है लिसनिंग एंड राइटिंग और चौथा है स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो जो आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें जो प्राइमरी स्किल आपके डेवलप किए जाते हैं उसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, रीडिंग एंड राइटिंग। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन दे रखे हैं सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन नंबर 2 ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन नंबर 3 नेचुरल मेथड या ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है वो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नेचुरल मेथड। वो आपका जाना जाता है नेचुरल मेथड के नाम से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों ऑप्शन आपके सही गए होंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। लास्ट में देख रहा है कि बीवियर खाली स्थान दे रखा है डॉग्स। क्या है? बीवियर खाली स्थान डॉग्स। तो बीवियर के साथ आपके साथ हमेशा आता है ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आपका जो थर्ड ऑप्शन है ऑफ, वो सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखिए आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सारे के सारे जो है ग्रामर के क्वेश्चन देखते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, एक हमारे पास सेंटेंस दे रखा है, उसको हमें करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें चेंज करना है। हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर हमें बताना है, इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जो हमारा सेंटेंस दे रखा है राम राइट्स अ लेटर, ये दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, इसमें जो वर्ब होती है आपकी उसके साथ एस या ईएस जुड़ा होता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। हमें करना परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज व हैव, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। और उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें लगती है हमारी थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स में।
तो यहाँ पे जो वर्ब है वो आपकी राइट्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी और राम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैज, क्योंकि ये सिमिलर है। अब इसके बाद राइट की जगह हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म रिटन। आज के बाद बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट में आपका ऑब्जेक्ट राम रिटन अ लेटर। तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही सोल्यूशन, राम हैज रिटन अ लेटर। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारे पास दे रखा सेंटेंस मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। इस क्वेश्चन में हमें देखने की एरर कहाँ पे है और एरर क्या है, इसको हमें करेक्ट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है सामने कि मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। तो इसमें हमें एरर को ठीक करना है। तो मोहन प्रीफर्स कॉफी, तो इस तरीके के जो आपके सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि देन लिखा है कि देन मिल्क, मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। तो यहाँ पे देन की जगह क्या होता है, टू का उपयोग किया जाता है, टू प्रोपोजिशन लगता है। तो यहाँ पे देन की जगह टू लगाया जाएगा और ये सेंटेंस है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देखा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। क्या एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। अब हमारे पास देखिए क्या दे रखा है कि पवन इज ए हैंडसम, आपका ब्लैंक स्पेस है, खालिस्तान है, फिर इंटेलिजेंट बॉय। क्या है कि पवन इज अ हैंडसम और इंटेलिजेंट के बाद इंटेलिजेंट। तो देखिए पवन इज ए हैंडसम और खालिस्तान हमें बनना है यहाँ पे एक कंजंक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन बन जाएगा एंड। क्या पवन इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि एक ही इंसान की दोनों प्रॉपर्टीज बताई गई है। तो यहाँ पे इनके बीच में एंड जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज, मतलब विच टाइप ऑफ सेंटेंस, कॉमा में हमारे पास दे रखा है क्या है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 MARCH मार्च फॉरवर्ड, और हमसे पूछा है किस तरीके का है, इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस दे रखा है मार्च फॉरवर्ड, हमसे पूछा गया इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उनमें हर सेंटेंस में आपके पास ये साइन बना रहता है, एक्सक्लेमेटरी साइन। इस सेंटेंस में हमारे पास ये नहीं है, तो आप देख के ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इम्परेटिव। क्या हो गया आपका, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारे पास चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। दे रखा है कि ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। क्या है, ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स में करेंगे तो हम आल्दो से बता सकते हैं, आल्दो क्या हो जाएगा, आल्दो ही इज पुअर, आल्दो ही इज पुअर कामा ही इज क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, और हमारे पास दे रखा बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज ए जेंटल। क्या है, बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो इसका हमें बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड में क्या आ जाएगा, ही इज क्या दे रखा है, बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, और नॉट ओनली के साथ हमारे पास लगता है बट ऑल्सो
और दूसरी प्रॉपर्टी क्या रखी, जेंटल, बट ऑल्सो जेंटल। वह केवल सज्जन ही नहीं बल्कि ईमानदार ही नहीं सज्जन भी है। तो ये हो गया आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 लेके 11 तक थे। उम्मीद करते हैं आपके ये क्वेश्चन सही गए होंगे, क्योंकि आपके पेपर में ग्रामर में इससे इजी पेपर आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। इतना इजी पेपर आई थिंक नहीं मिलता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, जो आपके 2 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें देखिए, जैसा कि हमेशा आता है कि 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, वही पूछे गए हैं। इडियम फ्रेजेस आते हैं, वो भी पूछे गए हैं। तो पूरा पेपर कहीं ना कहीं आपका ग्रामर से लिंक करके ही पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस। आपका पहला इडियम फ्रेज दे रखा है, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। इसका हमें निकालना है हिंदी अर्थ। तो टू किल 2 वर्ड्स मतलब टू किल 2 वर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब हिंदी में अगर इसका अर्थ निकाले तो इसका मतलब होता है एक तीर से 2 निशाने लगाना। इसका अर्थ क्या आ जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू अचीव 2 गोल। क्या है, टू अचीव 2 थिंग्स, टू अचीव 2 थिंग्स बाय डूइंग 1 एक्शन। मतलब एक काम हमने क्या किया, किसी एक काम से 2 चीजें प्राप्त कर ली। बाय डूइंग 1 या ए सिंगल एक्शन। क्या हो जाएगा, 1 एक्शन या ए सिंगल एक्शन, मतलब एक तीर से 2 निशाने लगाना। इसके बाद दूसरा दे रखा है हमारे पास, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसका दूसरा पार्ट दे रखा था, नो पेन नो गेन। इसका अगर हम अर्थ निकाले नो पेन नो गेन, तो इसका क्या होगा, सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। क्या आ जाएगा, सफरिंग इज नेसेसरी in order, suffering is necessary in order, suffering is necessary in order to achieve something। क्या है, नो पेन नो गेन का अर्थ हो गया सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर अचीव समथिंग। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 में आपका पहला पार्ट है 1 वर्ड का। एक 1 वर्ड दे रखा है, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 कंट्री इन another। क्या ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन कंट्री इन another, मतलब किसी एक दूसरे देश में आपके देश में का डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्बेसडर। क्या कहते हैं, एम्बेसडर भी कहते हैं, और इसके अलावा एक और नाम होता है डिप्लोमेट भी कह सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, एम्बेसडर या डिप्लोमेट। क्या है, एम्बेसडर या डिप्लोमेट, दोनों ही नाम हो सकते हैं आपके। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास दे रखा है इसमें, वन हु बिलीव इन फेट। वन हु बिलीव इन फेट, इसे क्या कहते हैं, वन हु बिलीव इन फैट। क्या होगा, फैटालिस्ट। क्या हो जाएगा, फैटालिस्ट।
अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग कंजंक्शन फ्रॉम ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में हमारे पास कंजंक्शन दे रखे, उनको हमें देख के फिल करना है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला वाक्य दे रखा है 14 का फर्स्ट, I called him, bracket dot dot dot, he did not answer. आपके आप ब्रैकेट में एंड और बट, तो क्या आ जाएगा I called him, he did not answer। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बट करें, मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बट सही हो जाएगा। दूसरा वाला दे रखा है वर्क हार्ड, खाली स्थान है, यू विल बी पनिश। इसमें आपके पास दे रखा और स्लैश एंड, ये दो ऑप्शन दे रखे। तो क्या रहेगा वर्क हार्ड और यू विल पनिश्ड, मतलब कठिन मेहनत करो वरना क्या आएगा तुम्हें दंडित किया जाएगा या तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर। तो ये हो गया आपके 14 क्वेश्चन। इसके बाद अब आपके बात आते हैं, आगे बचे हैं 4 क्वेश्चन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपका जो ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड होता है, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। और क्या था, इट कंसिडर्ड ग्रामर एज ए सोल ऑफ लैंग्वेज। क्या है, इट कंसिडर ग्रामर एज ए सोल ऑफ लैंग्वेज। और क्या, रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। इसके अलावा कहते हैं दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर इफेक्टिव फॉर लर्नर। क्या है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर लर्नर्स। This method is very useful in overcrowded classes. So this is the main characteristic of grammar cam translation method. And then the section question is write a composition on COVID-19 in about 15 words. आपको 50 वर्ड में कोविड-19 पर एक कंपोजिशन लिखना था। नॉर्मली कोई भी लिख सकता, आप अपने शब्दों में इससे लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, What are the chief merits of the direct method? What are the chief merits of the direct method? तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है आपका, इन दिस मेथड देयर आर द डायरेक्ट बॉन्ड ऑफ टारगेट लैंग्वेज। आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है तो इसके साथ सीधे सीधे बॉन्डिंग होती है। चाइल्ड थिंक्स इनटू द टारगेट लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इन द टारगेट लैंग्वेज। मतलब इसमें किसी दूसरी लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जाता, जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसी में सोचना है, उसी में बोलना होता है। इसके अलावा कि डायरेक्ट मैसेज इंटरेस्टिंग इन नेचुरल फॉर लर्नर्स। जो आपके लर्नर्स उनके लिए काफी नेचुरल लर्नर्स होते हैं, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द इंग्लिश इन्वायरमेंट। अगर आपकी जो डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज इंग्लिश है तो जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंग्लिश इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और इसके अलावा जो यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। मतलब डायरेक्ट मेथड में जो आपकी टीचिंग की यूनिट होती है वो क्या होती, सेंटेंस होती है, ना कि वर्ड्स। टीचर परफॉर्म सच अचीव्स एक्टिविटीज विच टेल द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। टीचर परफॉर्म एन एक्शन रिलेटेड टू द सेंटेंस विच शोज मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड में टीचर आपके सेंटेंस से रिलेटेड कोई ना कोई एक तरीके से एक्टिविटीज प्रेजेंट करते हैं और उसमें क्या होता है, उस एक्टिविटीज में सेंटेंस को शो किया जाता है। तो ये आपके डायरेक्ट मेथड की चीफ मेरिट्स हो गई। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द फी कंसेशन एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो देखिए क्या है कि आपको अपने प्रिंसिपल को एक क्या है फीस कंसेशन पर एप्लीकेशन लिखनी है, जो कि एप्लीकेशन आप कक्षा मतलब हाई स्कूल 9th हाई स्कूल से लगातार पढ़ते हुए चला रहे हैं। इस चीज को आपने याद करके भी जाना है पेपर में और डेफिनेटली आते। तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, ये आपको अपने आप से करना है। तो उम्मीद करते हैं आपका इंग्लिश का पेपर
काफी सही आया, काफी इजी आया। आपका अच्छा हुआ होगा पेपर और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लाने की कोशिश करेंगे। और ये हो गया आपके हमारे इंग्लिश के वीडियो का भी पूरा सोल्यूशन। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपका जो नोटिफिकेशन का है बेल आइकॉन इसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।